नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबर के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने मुलाकात की। नरेंद्र सिंह नेगी ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों के बीच की ये मुलाकात की तस्वीर भी सीएम धामी ने साझा की है। वही अब मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 21 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा। भराड़ीसैंण में ये विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉनसून का सत्र आयोजित होगा। तो 21 से 23 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। तैयारियों में इस दौरान विधानसभा सचिवालय प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके चलते आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं इस बैठक में केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। इस दौरान तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में आगे के चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। तो राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा करेंगी। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली, कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ खास और अहम? आपको कुछ देर पहले ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है। इस बैठक को इतिहास से देखा जा सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर होना है, निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं। तो ऐसे में चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने उत्साह को किस प्रकार से कायम रख पाती है, क्योंकि जो जीत मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी को मिली है उपचुनाव में, उस जीत का टेम्पो किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता इस समय उत्साहित है, उन उत्साहित कार्यकर्ताओं को कैसे ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी चुनाव के लिए और उत्साहित यहाँ पर रखा जा सकता है, एनर्जेटिक रखा जा सकता है, ताकि कांग्रेस पार्टी को उन चुनावों में भी जीत मिल सके, उसको लेकर मंथन यहाँ पर होना है। पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, जब उन्होंने पार्टी के हर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के जो नेता थे, विधायक थे, सांसद थे या जो प्रत्याशी रहे, उन सभी से जो 1 to 1 बात यहाँ पर करी थी, तो उस के दौरान क्या कुछ डिस्कस निकला था, संगठन की कौन सी कमियां यहाँ पर रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको लेकर भी मंथन यहाँ पर होगा। पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी हैं लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा, उनकी अध्यक्षता में बैठक यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, गणेश गोंदियाल हो या प्रदेश अध्यक्ष
करण मेहरा हो या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, सभी लोग इस बैठक पर मौजूद हैं। यानी पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक दिग्गज नेता है उनकी मौजूदगी में बैठक। लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में गुटबाजी का भी एक आरोप लगाती आई है और गुटबाजी जो है कांग्रेस में एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में आगामी चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ा जाए, इसको देखते हुए आज की इस बैठक, ये जो बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी ये बैठक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता पक्ष के दलों से ज्यादा लड़ने के बजाय पार्टी के जो भीतर गुटबाजियां हैं उसको समाप्त करना सबसे बड़ी चुनौती यहां पर रहती है। क्योंकि हर बार ये कहा जा सकता है, चाहे संगठन की जो बैठकें, समीक्षा बैठकें यहां पर हुई हो या फिर चुनाव यहां पर देखने को मिले हो, तो कांग्रेस के जो गुटबाजियां हैं, जो अलग अलग दलों में बटी हुई कांग्रेस के, उसके चलते कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान चुनाव में उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर यहां पर दिखे थे, सड़कों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ उनकी आवाज यहां पर देखने को मिली थी, उसके चलते कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो उस जीत को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? जो एक तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत मिलने के बाद एक तरह से कांग्रेस में फिर से जान सी आई और यही वजह कि ये बैठक की जा रही है और आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए यहां पर किस तरह से रणनीति बनाने की कोशिश की उस जीत के सिलसिले को कायम रखा जा सके, मोमेंटम जो है वो ना टूटे, टेम्पो ना टूटे। टिपिकल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस तरह बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, ये कह सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में केदारनाथ की पदयात्रा यहां पर निकाली थी, उससे पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय उत्साहित नजर आ रहा था। भले ही आपदा के चलते कह सकते हैं कि उस यात्रा को 10 दिन में ही अपनी स्थगित करना पड़ा था, केदारनाथ तक यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन ये यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष इस समय केदारनाथ धाम के विवादित बयानों को लेकर या केदारनाथ धाम के मंदिर को लेकर इस समय घिरता हुआ नजर आ रहा था, दूसरी तरफ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारियां यहां पर चल रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस समय उत्साहित नजर आ रहा था और उस उत्साह को बनाने का काम इस पदयात्रा में भी देखने को मिला था। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उत्साह अभी देखने को मिल रहा है वो आगामी दिनों में भी रहे, चाहे उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, दोनों के दौरान पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित रहे, कांग्रेस को इसी प्रकार से जीत मिले जैसे दोनों पिछले उपचुनाव में यहां पर मिली है। तो उन सब चीजों को लेकर पार्टी के नेताओं को किस प्रकार से काम करना है, संगठन के कार्यक्रम क्या कुछ होंगे, पार्टी की रीति नीति आम जनता तक कैसे पहुंचानी है, जनता को कैसे पार्टी के प्रति लामबंद करना, उन सब चीजों में जिस तरह से केदारनाथ को लेकर हमने बीते दिनों देखो किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, चाहे वो केदारनाथ मंदिर को लेकर हो या फिर जिस तरह से कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर। ऐसे में केदारनाथ में उपचुनाव होना है और केदारनाथ का उपचुनाव हो या जो आगामी चुनाव है वो कांग्रेस के लिए और सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए साख और नाक दोनों की लड़ाई है। क्योंकि अभी निकाय चुनाव या केदारनाथ उपचुनाव में जिसका डंका बजेगा 2027 में भी उसको जाहिर सी बात है आसानी होगी। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठक है विभिन्न मुद्दों पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय पार्टी की जो प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है गरिमा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से बैठक। मैम, सबसे पहले इंडिया स्वागत। आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, पार्टी के सभी दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ रहेगा चुनाव को लेकर या अगली स्ट्रेटजी क्या कुछ रहेगी? बिल्कुल, अभी तो पहली प्राथमिकता हमारी केदारनाथ उपचुनाव है, उसके अलावा प्रदेश में निकाय चुनाव संभावित हैं, उसके अलावा जो आदरणीय पीएल पूनिया जी यहाँ आए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, वो फीडबैक लेकर गए हैं, उस पर चिंतन होना है। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ उपचुनाव में इस वक्त जो बहुत अच्छे आसार कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, लोग भाजपा के भ्रष्टाचार से, भाजपा के इस अराजक कार्यकाल से बहुत नाराज हैं। खास करके केदारनाथ की विधानसभा जो है वो तो लगातार विवादों में रही है भाजपा के शासन में आने के बाद से। तो हमें एक सुनहरा मौका दिखाई पड़ता है और ये मौका हम छोड़ने नहीं देना चाहते। बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद मुझे लगता है कि हैट्रिक अब केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ जीत का परचम लहराएगी और उसके बाद देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। जिस तरह से ये लोग धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, विकास नदारद है, इन सारे मुद्दों पर और कौन से वो मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम उपचुनाव में जाएंगे, हम निकाय चुनाव में किस तरह से जाएंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी को लेकर वहां पर तमाम हमारे विधायकगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, CWC मेंबर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, तो हमारे तमाम दिग्गज नेता वहां पर इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी जी के द्वारा बुलाई। कांग्रेस अब
सत्ता पक्ष से ज्यादा अपने ही पार्टी के नेता होते हैं, यानी जो गुटबाजियां होती है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय बनती है। तो ऐसे में उस गुटबाजी से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे सभी नेता जो एकजुटता मंगलौर और बद्रीनाथ के विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलती है, वो एकजुटता कैसे बरकरार रह सकती है? जब बड़ी पार्टी होती है, बड़ा परिवार होता है, तो उसमें आपस में लोगों के मतभेद होते हैं। वो हमारे वहां लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए आपको कांग्रेस में ज्यादा दिखाई पड़ता है मतभेद, लेकिन मनभेद किसी के भी बीच में नहीं है। सबको ये बात अच्छे ढंग से पता है कि केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के लिहाज से, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए न पार्टी हाईकमान, चाहे दिल्ली का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का हमारा राज्य का नेतृत्व हो, कोई कसर कोई नहीं छोड़ने वाला है केदारनाथ पे कांग्रेस का परचम लहराने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में पार्टी का जो जीत का टेम्पो बनाया, यानी जो एनर्जी इस समय उपचुनाव में जीत की मिली है, वो आगे बरकरार रह सके, सब लोग एकजुटता से रह सके, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर। बिल्कुल, यानी जीत का मोमेंटम बना रहे, इसी को देखते हुए कांग्रेस अभी से मंथन और तैयारियों में जुट गई है और यही वजह कि आज की इस बैठक पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय जानकारी के लिए। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, शासन ने सभी जिलों में तबादला एक्सप्रेस चलाई है। कई जिलों में जिला आबकारी अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, कई जिलों के जिला आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। सहायक आबकारी आयुक्त समेत 14 के इस दौरान ट्रांसफर हुए हैं। कैलाश चंद्र बिंजोला को देहरादून जिले का प्रभार मिला है, वहीं राजीव चौहान को उत्तरकाशी में तैनात किया गया है। आबकारी सचिव एल फेनई ने ये आदेश जारी किए हैं। तो उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चली है, सहायक आबकारी आयुक्त समेत 14 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई सारे जिलों में ये पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 1 से 2 दिन जो है बारिश ज्यादा हो सकती है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई हमने, जहां उत्तराखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। वहीं बारिश भी अपना कहर भी बरपा रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के सभी जनपदों के लिए बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जहां पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं क्षति हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे जिलों में जो स्कूल हैं वो भी बंद है, डीएम ने छुट्टी घोषित करी है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के सभी जनपदों के लिए पूर्वानुमान जताया गया है और 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तो उत्तराखंड में बारिश का सितम किस तरह से, जगह जगह से आपको अपडेट दे देते हैं। हमारे साथ अमित चौधरी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। अमित, अगर हल्द्वानी की बात करें, क्योंकि कुमाऊं मंडल में बारिश का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है, बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। ऐसे में क्या जानकारी हल्द्वानी से? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो अगले 2 दिन उत्तराखंड के लिए बेहद ही भारी है, क्योंकि सभी 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और अगर नैनीताल जिले की बात करें, जिसमें हल्द्वानी में अगर बात करें, तो हल्द्वानी में भी लगातार सुबह से आज हल्की बारिश का दौर जारी है और नैनीताल जिले में यहाँ पर जो बारिश का अलर्ट है वो लगातार किया गया है। और उसी के तहत जो पहाड़ी इलाके हैं नैनीताल जिले के, वहां पर दिक्कतें काफी हैं। अभी तो रोड ऐसी है जो अभी बाधित है, उनको लगातार प्रशासन द्वारा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और नैनीताल जिले के अलावा अगर और जिलों की बात की जाए, पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए, बागेश्वर जिले की बात की जाए, अमर जिले की बात की जाए, और जो तराई का क्षेत्र है उधम सिंह नगर,
यहाँ पर भी काफी दिक्कतें हैं। लगातार बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और खासकर पहाड़ी इलाकों में जो रोड है वो बाधित है, उसको खोलने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है, लेकिन बारिश है उसके चलते काम उस गति से नहीं हो पा रहा। अमित, जहां पहाड़ों पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, कई सड़क मार्ग जो हैं वो बंद हैं। नैनीताल की खासकर बात करूं तो पर्यटक स्थल जो टिफिन टॉप था वहां क्षति देखने को मिली। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है जैसे हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, वहां जल भराव की जैसी समस्या। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, कैसे निपटने की कोशिश? आज देखिए बात करें तो जो नदी नाले हैं वो उफान पे हैं और उसी के तहत यहाँ पर जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं लोगों को हो रही है। खासकर नैनीताल जिला जो कि पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर जो पर्यटन है वो लगातार रुख कर रहे हैं पहाड़ों का, तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश में जो पर्यटक है वो पहाड़ का रुख न करे। हालांकि यहाँ पर जब पर्यटक पहुंच रहे हैं तो उनको यहाँ जो दिक्कत है वो भी उनसे दो सामना यहाँ पर हो रहा है और उसके अलावा हालांकि रोडें बाधित है उसको प्रशासन खोलने का प्रयास जरूर कर रहा है। और खासकर नदी नालों के किनारे यहाँ पर क्योंकि नदियां उफान पे है, नाले उफान पे है, वहां पर दिक्कतें ज्यादा है लोगों को आवागमन के लिए। बिल्कुल अमित, हमने तस्वीरें भी देखी थी, हल्द्वानी से सामने आई थी, कई सारे नदी नाले उफान पर हैं और जो लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल के जो है पार करने में, सड़क पार करने को मजबूर है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए प्रशासन से बात की जाए तो यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं और जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया गया। सभी जगह पर जहाँ पर लाइफ लाइनिंग की खबरें आ रही हैं, नदी नाले के किनारे लगातार यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है लोगों को, स्थानीय लोगों को, और कोई दिक्कतें यहाँ पर अगर होती है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से जो तमाम अधिकारी है वो लगातार मौका मुआयना बने हुए हैं। बिल्कुल, यानी लोगों को परेशानी ना हो इसको देखते हुए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बारिश जो है अब लोगों के लिए आफत बन गई है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन यदि बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले। खबरों में आगे बढ़ते उत्तरकाशी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां उत्तरकाशी में लगातार बारिश की वजह से 5 गांव का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। ये बड़ी खबर, जहां भूस्खलन के चलते 5 गांव ऐसे हैं जिनका कनेक्शन टूट गया है। भूस्खलन की जद में लिवाड़ी मोटर मार्ग है, सड़क की आवाजाही पर ब्रेक भी लगा है। ग्रामीण जंगल के रास्तों से जोखिम अपने सर पर लेकर पैदल सफर करने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई सारे सड़क मार्ग ऐसे हैं जो इस वक्त बाधित है, बंद है भूस्खलन होने की वजह से। 5 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जो है मुख्यालय से टूट गया है। तो भूस्खलन के चलते 5 गांव ऐसे हैं जिनका कनेक्शन टूट गया है। ऐसे में जो ग्रामीण है वो जंगल में सफर करके, जंगली रास्तों से सफर करके अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। वहीं डेंगू को लेकर देहरादून नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए बनाई गई रणनीति का सकारात्मक असर दिख रहा है। जुलाई के महीने में राजधानी देहरादून में डेंगू का एक भी केस सामने नहीं आया है। वहीं आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने ना आए, इसके लिए निगम की ओर से अगले सप्ताह
डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे शहर भर में दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जाएगा। डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके डंक से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारे केसेस नीली हैं, तो हमारी रणनीति फिलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है। लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो है अगले सप्ताह से हम लोग जो है इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले, तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने हेतु जो है महाअभियान के रूप में हम लोग शहरवासियों को जो है इससे जो है डेंगू से मुक्ति दिलवाएंगे। वहीं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा रामनगर के एक साइबर कैफे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूओयू के ऑनलाइन असाइनमेंट करने के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में यह मामला दर्ज कराया गया है। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एसएस मौर्य ने कहा कि साइबर कैफे संचालकों के द्वारा असाइनमेंट कार्य परीक्षा को दोबारा बना लिया गया है। इस दौरान कारोबार बना दिया गया है। कई कैफे धड़ल्ले से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज में असाइनमेंट अनिवार्य है। ऐसे में साइबर कैफे संचालक छात्रों से पेपर हल करने के बहाने 1200 से 1500 रुपए ऐंठ रहे हैं। वही अब बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में मुनस्यारी क्षेत्र की बंगापानी तहसील में बीते दिनों बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएफ ने दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर हालचाल जाना और जिन लोगों के घरों में मलबा आने से परेशानी हो रही है उन परिवारों को तुरंत सहायता राशि का चेक बांटा। वहीं फसल क्षति का भी चेक प्रभावित परिवारों को बांटा गया। साथ ही एसडीएम ने क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई किए जाने का भी आश्वासन पीड़ितों को दिया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।